स्वागत है संजीव ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे संस्कृत के टॉप 20 प्लस वीवीआई क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो में अंत तक बढ़े और हम हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी को, पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें। आपको वीडियो में नंबर मिल जाएगा तो मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ उस पर ग्रुप में मिलता है प्रतिदिन। चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है तो देखते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। चलिए प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या बोल रहा है? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। चलिए मेरा यही नंबर है, आप लोग स्क्रीनशॉट काट लीजिए या इसको मोबाइल में अभी सेव कर लीजिए। चलिए प्रश्न तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है तीसरा में? सॉरी अति टाइपिंग में गलत हो गया है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता प्रकाश डाले। तो उत्तर में क्या दिया है? मंगलम पाठ से महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्य से देवलोकों का रास्ता प्रस्थ है। ऋषिगण देवलोक में प्राप्त करने के लिए सत्य अपनाते हैं। चलिए प्रश्न 4 की ओर बढ़ते। 4 में क्या दिया गया है? चरण दिया है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाए। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से मंत्र महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों का हृदय रूपी गुफा की आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वंश में नहीं किया जा सकता है। चलिए प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। चलिए प्रश्न 5 में बोला है आत्मा और स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो लिखा हुआ क्या उत्तर में? वस्तुनिष्ठ आत्मा के स्वरूप भी 12 अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय की गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। चलिए प्रश्न 6 की ओर बढ़ते। 6 में क्या लिखा है? महान लोग संसार रूपी सागर पार कैसे कर पाते हैं? श्वेताचार्य उपनिषद के ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास से कहते कि हे ईश्वर ही प्रकाश का पुंज समूह है। उन्हीं भयो दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय समन्वय का मोह माया से मुक्ति पाते हैं और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत ही सपोर्ट करेंगे। आप लोग टेंशन की लिए बात नहीं, आप लोग के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, मेरा ये वादा है। चलिए विद्वान ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? मुंडो सुनिश्चित में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकाश बहती हुई नदी अपने नाम और रूपार्थ व्यक्तिगत त्याग कर समुद्र से मिल जाती है, उसी प्रकार पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तिगतों को त्याग कर ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। चलिए प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या लिखा गया है दोस्तों? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है, ऐसा क्यों? तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ में कहा गया है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है और परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हुए स्थापितों पर लक्षण परमात्मा को प्राप्त करना ही है। दोस्तों मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक हेल्प मिले। चलिए मेरा नंबर है, आप लोग भी अगर नहीं लिए तभी भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगला में क्या बोल रहा है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो उत्तर में क्या दिया गया है? जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप त्याग कर समुद्र से मिल जाती है, उसी तरह विद्वान भी अपने नाम और रूप को प्रवाहित किए बिना ईश्वर से मिल जाते हैं। चलिए अब आ गया पटना के बारे में। पटना में देखते क्या लिखा हुआ है? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम उल्लेख करें।
पटना का मुख्य उद्देश्य संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय और है, बताते हैं। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मणिकालिंग, अभिष, महावीर मंदिर, गुरुद्वार इत्यादि दिया गया है। इस्कॉन मंदिर भी नया भी बना है, दर्शनीय स्थल है, इसका भी नाम दे सकते हैं। चलिए, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुरुषों के नाम पर आधार पर रखा गया। ये सब पाटलिका रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों पाटलिपुत्र नाम पुरुषपुर या कुसुमपुर मिलता है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्या दिया है? सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण अथवा पटना गुरुद्वार चस्के के लिए क्यों प्रसिद्ध? तीन वाक्यों में उत्तर दे। सिख संप्रदाय के लोग पटना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। यह स्थल गुरु गोविंद के द्वारा जाना जाता है। चलिए, प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में क्या है? प्राचीन ग्रंथों में पटना में कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुरुषपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि से मिलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, इसे गलती से कवि दामोदरपुर के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? अथवा दामोदरपुर पटना में क्या लिखा गया है? उत्तर, कवि दामोदरपुर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। इसे महानगर की तुलना में इंद्रलोक से की गई। इसे सरस्वती का कुल गृह भी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं 14 में क्या लिखा हुआ है। कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? विदेशी यात्री वो थे मेगास्थनीज, जे फलयान थे, हेनसंग और इत्यादि आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त और के समय रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत उत्कृष्ट भी थी। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव अधिक समृद्ध था। चलिए, प्रश्न अगला देखते हैं। 16 में क्या लिखा हुआ है? पाटलिपुत्र के महोत्सव वर्णन करें। पाटलिपुत्र सशक्त काल में कैमोदी महोत्सव की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदग्राम हो जाते थे। इसे समारोह का विशेष प्रचलन गुप्तवंश काल में किया जाता था। शासन काल में था। जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी तरह प्राचीन काल में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए, प्रश्न 17 देखते हैं। 17 में क्या लिखा हुआ है? चालू कर देते हैं। हाँ, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था? राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा में लिखा कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेकों संस्कृति विद्वान हुए थे। यहाँ पपनी, पिंगल, कव्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि ख्याति में पाई थी। मतलब यहाँ पे जो आप अभी भी देखते हो पटना में बहुत सारे भी कोचिंग संस्था है, मतलब वहाँ पे गुरुओं के कुल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेकों बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव का महोत्सव बढ़ाया और उसी समय उन्होंने कहा था, यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। आग एक गलती टाइपिंग हो गया है, लेकिन ये सबसे बाढ़ से ज़्यादा वहाँ पे पटना में बोले थे भगवान बुद्ध ने। इसके बारे में पढ़ना होगा तो बुक से पढ़ सकते हैं अच्छा से। चलिए, प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है? पटना कैमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में शतक काल में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव गुप्तवंश काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मगन होते थे। चलिए, प्रश्न 20 की ओर देखते हैं। 20 में दिया है, मैथिली कवि विद्या अलस कथा की शिक्षा कभी मिलती है? तो मैथिली विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उन भरण पोषण करुणशीलों से यथार्थ
देवानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते थे, ऐसी स्थिति कोई देवान ही उनकी व्यवस्था करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन 21 को बढ़ते। 21 में क्या लिखा हुआ है? अलसशाला में कर्मियों में आलसियों की परीक्षा क्यों ली गई है? अलसशाला में बहुत सारे बनावटी अलस ग्रहण कर रहे थे और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे अलसशाला खर्च बढ़ गया। आर्थिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ले ली। तो जितने भी अलस नहीं थे, जो आलसी होते हैं, वहां से सब भाग निकले। जो 4 अलस थे मात्र वहीं वहाँ पे टिक गए, बाकी सब भाग गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अगर इसका संस्कृत का नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया है, तो ऑब्जेक्टिव जाकर देख लीजिए। 100+ है आपका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल को लास्ट वही बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लगे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबको आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहाँ से आप लोग सब चीज़ कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है संजीव ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये याद कर लेते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ बोले आपका 20 नंबर कोई इसमें से नहीं छीनेगा। तो चलिए, आपको 80% हमारे इस क्वेश्चन में से लड़ेगा। तो वीडियो को किसी देर में हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है तो देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपको हुई थी 1789 ईस्वी में। इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है आपको वियना में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1815 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बोलते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपको क्या थी? बूबो वाइस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन में अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या बोल रहा है? वियना सम्मेलन में मेजाबाई किसने थी? तो किसका थी तो मालूम है? मेटरनिक का था। समझे? चलिए सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। आपको कॉपी लेकर आप लोग बैठिए, कॉपी पर इसका लिख लीजिए। टाइम देंगे आप लोग की, क्या स्क्रीनशॉट इसको काट लीजिए। चलिए क्वेश्चन में आगे बोलते हैं। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो आपको मालूम है कि कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया के था। समझ रहे? ऑस्ट्रिया का था चांसलर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला में क्या बोल रहा है? वियना सम्मेलन द्वारा युगंत हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो मालूम है कि नेपोलियन के द्वारा आपको किया था। नेपोलियन के द्वारा किया था। चलिए क्वेश्चन में बोलते हैं। वियना सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, तो जो आपको शुरुआत हुई थी मेटरनिक युग में हुई थी, मेटरनिक युग में। चलिए क्वेश्चन में अगला बोलते हैं। 9 में क्या बोल रहा है? लुई 18वां कहा जाता है, तो फ्रांस का कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। 10 में क्या बोल रहा है? चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखिए। दोस्तों, अगर हमारा पीडीएफ अगर अभी तक आप नहीं लिए, मेरा बैच चल रहा है, तो आप पीडीएफ लेकर जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको अधिक से अधिक आपको अगर नंबर उठाना है तो हमारे पीडीएफ को जरूर आप पढ़िए। चलिए हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला में क्या बोल रहा है? जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो हुई थी आपको 1830 ईस्वी में हुई थी। आपको 1830 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से जरूर आपको लड़ेगा 20 क्वेश्चन 100% है कि लड़ जाएगा, गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी का हेल्प हो सके। चलिए 12 में क्या बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? वो था जो मेजनी था। चलिए क्वेश्चन में देखते बोल रहा है। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो हुआ था आपको 1814 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा सही से, 1814 ईस्वी में होता। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बो नारी से था। कार्बो नारी से था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगले में क्या है? यंग इटली का स्थापक नामक संस्था कब और किसने दी थी? तो उत्तर में क्या था? 1831 ईस्वी में मेजनी ने दिया था। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या बोल रहा है?
यंग यूरोप यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो 1834 ईस्वी में मेजनी ने किया था। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। विक्टर मैनुअल किस प्रधानमंत्री को नियुक्ति किया गया था? तो काउंटर काबूर को। चलिए क्वेश्चन में अगला कर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है 20 में? गैरीबाल्डी पेशो का क्या थे? तो नाविक थे। चलिए काउंटर काबू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1870 से 71 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण में किनके योगदान था? तो मेजनी, काउंटर काबूर, गैरीबाल्डी इत्यादि। जर्मनी कितने राज्य में विखंडित था? 300 राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? हेगेल कौन थे? तो दार्शनिक थे। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क किसके विचार पर प्रभावित था? हेगेल से। रक्त एवं लौह नीति अवलंबन किसने था? वो बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन 30 में देखते हैं। सेडुआ युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है। सेडान युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो परसा और फ्रांस और परसा के बीच हुआ था। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए और क्या बोल रहे हैं? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। एडिनोपुल का संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावित होकर किस शासन में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान ने। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं। इटली जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश में अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश में। और इसमें क्या बोल रहा है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध कौन सा देश था? तो था ऑस्ट्रिया। जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 40 में क्या बोला है? ज्वेलरी क्या संस्था थी? वो व्यापारियों की, मतलब वहाँ व्यापारी ज्यादा रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? यूरोपवासियों को किस देश से साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान से था। 40 में क्या बोल रहा है? 42 में बोला है 1800 ईस्वी की एडियानो की पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? वो हुई थी तुर्की के साथ। 43 में क्या बोला है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। किसने अपनी कूटनीतिक बल से इटली की समस्याओं को संपूर्ण विरोध से समस्या बना दिया था? वो था कहाँ का? काउंटर काबू। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 में क्या बोल रहा है? गैरीबाल्टी का गठन किसने किया था? तो बाबू किया था गैरीबाल्टी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फ्रेंच इटली नामक का संस्था किसने किया था? तो किया था मेजनी ने। ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे होता है। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण हुआ था? सेडान युद्ध के बाद। जर्मनी क्या थी? जर्मन का राष्ट्र प्रतीक। फ्रांस की क्रांति प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन वहां पे लागू था, इसी कारण हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? मेटरनिक ने बोला। चलिए क्वेश्चन बाकी की ओर बढ़ते हैं। 53 में क्या बोला जा रहा है? नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? टोटल 5 कोड थे। इटली की करने मसीहा कहा जाता है? तो मेजनी को। यंग यूरोप मैरिज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोपीय सभ्यता में पालन देश कहा जाता है? यूनान को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगले को। 57 में क्या बोल रहा है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था?
कि संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो हुआ था मेजनी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते के बढ़े। हंगरी की भाषा क्या है? मैंग्यार। चलिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन उत्तर हुआ था? वह संवैधानिक राजतंत्र। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी को। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। इंग्लैंड की समाजवादी विचारधारा किस विकास किया था? सेंट साइमन ने। रॉबर्ट वन कहा जाता है उत्तरपति ब्रिटिश के। किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक है? रॉबर्ट ओवन ने। 66 में क्या बोल रहे हैं? कार्ल मार्क्स सॉरी गलती से टाइपिंग हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? उत्तर में 5 मई 1818 जर्मनी में हुआ था, फ्रांस के राइन टियर नगर में। 67 में क्या बोला जा रहा है? कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधिक शिक्षा प्राप्त की थी? उत्तर बोन विश्वविद्यालय में। कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? उत्तर में होता है 1843 ईस्वी में जेनी के साथ। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फेंडेल गर्ल्स में कब हुआ था? 1840 में पेरिस में। समाजवादी की घोषणा पत्र का प्रशासन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। प्रथम राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। द्वितीय राष्ट्रीय का संघ कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 में। राष्ट्रीय मजदूर दिवस किसको मनाया जाता है? 1 मई को। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस सम्राट। रूस में कृष्ण तत्व में किसके संपादित किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904 से 1905 ईस्वी में। खूनी रविवार कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 को। पाने कैलेंडर में 9 जनवरी। 5 में क्या है? समाज कैसा वैसा जिसमें किसान मजदूर आम गरीब लोग शामिल हो सकते हैं? सरवारा वर्ग। चलिए दोस्तों अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व कब हुआ था? चला था कब से चला था? 1914 से 1918 के बीच में चला था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया, किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसको मनाया जाता है? 1975 ईस्वी में। भूमि शांति रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति की बोल्शेविक हो गया है, सॉरी गलती से टाइपिंग हो गया है। बोल्शेविक क्रांति किसे कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति को। बेस्ट लिवेस्ट संधि किस 2 देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रस्की ने। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति घोषणा किसने की थी? लेनिन ने। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। सिविक संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में। कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। समाजवाद दर्शन किससे बल देता है? आर्थिक समानता पर। भारत का स्वतंत्र हुआ था। भारत का स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में को हुआ। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का शासन गुलाम था? 200 वर्षों तक। क्वेश्चन में बोलते हैं
सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? उत्तर भारत को। फूल डालो राज करो नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। हमारी सभी क्रियाओं में किनके हमें हमें आय प्राप्त होती कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। चलिए कुछ नहीं देखते हैं इसमें क्या है। सिक्के के अनुसार अर्थव्यवस्था जैविक प्रणाली है। उत्तर ब्राउन अनुसार। समाज में सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है, वो होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कुल कितने क्षेत्र में है? 3 क्षेत्र में है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिकी क्षेत्र में। उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को। बैंक बीमा किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था का है? पूंजीवादी। चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है? समाजवादी। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पड़ जाती है? मिश्रित। एक अर्थव्यवस्था में विशेषण दिया जाता है। उत्तर सामाजिक कल्याण पर। ब्रूलैंड आयोग किसके संधि है? सतत विकास से। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना का आयोग पदन अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रथम योजना का आयोग पदन अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना का आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग दिया गया था? नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन वगैरह की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में आर्थिक विकास का किसने दिया था नियोजन? योजना आयोग ने कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 8। भारत की प्रथम पंचवीय योजना कार्यालय था 1951-1956 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ऑनलाइन क्लासेस पे आज हम बात करेंगे क्लास 12वीं की बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो तक अंत तक बने रहे। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जिसमें से आपको 15 नंबर कन्फर्म है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन बता रहा है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है तो किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थर्मस अक्वाटिकस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन आईडीटी का साधन नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। अगला में क्या बोल रहा है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वीं में क्या बोल रहा है? पीसीआर तकनीकी के दौरान डीएनए से प्रोजाइमस के बांधने की क्रिया कहलाती है। तो जो क्या होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तपानुशीतन। चलिए ऑप्शन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? बहुत ही वीवीआई दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो निम्न में से कौन सा प्रमुख कूट है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एजीएम जीयूजी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बोलते हैं। क्या बोला है? ट्राइप्लास्टिमिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है, दोनों हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगले को बोलते हैं। 9 में क्या बोल रहा है? GATTC निम्नलिखित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो इसका जो ऑप्शन सही ए हो जाएगा, इको अड़ाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में क्या बोल रहा है?
पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो है डीएनए की प्रौधीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या बोल रहा है? बहुत ही दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ लेना है तो मेरे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप में आपको पीडीएफ दिया जाता है प्रतिदिन। चलिए क्वेश्चन क्या है? जैव रिएक्टर क्लोनित परिस्थिति में क्या कार्य निर्माण करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सही, माध्यम भी, जीव भी और उत्पाद भी। ये ऑप्शन तीनों सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 12 में क्वेश्चन बोल रहा है स्थितिक जीन की बहुलकीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो उसका जो है आपको पीसीआर के द्वारा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है? एएमपी जीन किसके प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? इसका जो प्रतिजैविक में। ऑप्शन सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो आप जीन गन का कर सकते हैं, माइक्रो पिपेट का कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? किसी भी संख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। वो जो आपको कहलाते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, जीन प्रवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? तो ऑप्शन सही डी हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन सही हो जाएगा। मैं अगर आप हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है 17 में। जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? तो वो जो ऑप्शन नंबर सी सही है, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में क्या बोल रहा है? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो ऑप्शन डी रोजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो एक परजीवी टमाटर है। ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या? सर्वप्रथम क्लिनिक जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एडिसोनिस डोमिनेंस की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले के ऊपर 21 में क्या बोल रहा है? किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। तो एंटीसेंस आरएनए के द्वारा होता है, छोटी व्यक्तिकारी आरएनए के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 22 में बोला कि आणविक तकनीकी जिसमें किसी इच्छित जीनों अनेकों इनविट्रो संश्लेषित की जात कहलाती है। तो अपन होगा पीसीसीआर, पीसीआर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बोलती है। क्या बोल रहा है? जीवन की कोशिका विभक्त को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य विद्युत एवं अन्य अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त है? तो आपका होगा ऑप्शन ए सही, लाइसोजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या बोल रहा है? ऊतक संवर्धन प्रकट होने वाली विभिन्नताएं है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, ऊतक संवर्धन विभिन्नताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। 25 में क्या बोल रहा है? बैक्टीरियोफाइजेज मार देता है। वो होगा ऑप्शन सी सही, बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 में क्या बोला जा रहा है? ब्रेड बनने में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? तो होता है एस सीरीवाइसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 में क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा जैव उत्तोलन धान के खेत में उपयोग होता है? तो होता है साइनोबैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या बोल रहा है? इकोली के लेक्टोप्रियोन
के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है, तो होगा आपको डाइसैरीराइड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। 29 में क्या बोल रहा है कि B-D के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन्स में बेस में कितने प्रेस होते हैं, तो होता है बाबू 10, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, जीवाणु में पाया जाता है, तो आपका प्लाज्मिड DNA और RNA दोनों, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को 31 को बढ़ते। 31 में क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है, तो आपका इनमें से सभी है, क्योंकि ए भी है और ए भी सब है, इनमें से सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को बढ़ते। क्या बोल रहा है, 32 में बोल रहा है कि निम्न में से किस DNA अणु में प्यूरिन है, तो आपका ए तथा जी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते। 33 में क्या बोल रहा है, गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, तो सबको मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बोलते हैं, टाइप्लामिटी में पाया जाता है, तो इसका जो है जो ऑप्शन सही बी हो जाएगा, एप्रोबैक्टीरिया और ट्यूमीफेरिसेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एंजाइम का स्रोत है, तो ई कोली। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका बी सही है। 36 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, DNA को देखने में प्रयोग किया जाता है, तो होता है इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है, आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो होता है तंबाकू का होता है, या सॉरी में तंबाकू लिखा गया है, टाइपिंग में गलती हो जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इनमें से कौन PCR जरा है, तो इनमें से सभी है, निष्क्रियकरण, क्या है ये, तापनशीलन, विस्तार। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 39 में क्या बोल रहा है, काओ को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, तो होता है काइटिनेज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से कौन सा सूर्यदार प्रोटीन का उदाहरण है, तो होता है फाइब्रोइन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 41 में देखते हैं क्या है, DNA फिंगर प्रिंटिंग के लिए DNA प्राप्त किया जाता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। DNA की द्वितीय वैलीयकरण संरचना किस कारण से होती है, तो होते हैं हाइड्रोजन बंधन के कारण। तो ये PDF बाई संजीव सर, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मात्र आपको 99 में दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का PDF होगा, या 10वीं हो या 12वीं, उससे मतलब नहीं है, आपको दिया जाएगा एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपको 10वीं हो या 12वीं हो, टेंशन नहीं लेने की बात, मात्र आपको 99 देख लीजिए, ये 10वीं 12वीं संजीव सर का जरूरी दिमाग में आपको असर करेगा, और 400 प्लस नंबर आएगा। अगर मेरा PDF पूरा अगर आप पढ़ लीजिए, पूरा से याद कर लिए, तो आपको 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा, मैं ये गारंटी आपको देता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जियो ऑनलाइन क्लासेस पे, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं का संस्कृत 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम ID को भी लाइक फॉलो करें। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पर डे दिन PDF मिलता है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमारे नंबर पर मैसेज करें, नंबर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रश्न क्या है। तो देखिए लिखे, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं, तो इसमें कुल होते हैं 5 मंत्र। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, मंगलम पाठ में मंत्र कितने उपनिषदों में के लिए किए गए हैं, तो ये 4 के लिए किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो उत्तर में है पाठ्यात्मक रूप में है। चौथा में देखते हैं क्या है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो उत्तर में क्या है, वैदिक साहित्य का। पांचवा में देखते हैं श्वेतश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कठोपनिषद में
किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 7 में क्या है? उपनिषद रचनाकार कौन है? तो उत्तर में है वेदव्यास से। 8वां में क्या लिखा है? उपनिषद है किस सिद्धांत पर प्रकट रहता है? तो उत्तर है इसका दर्शन का। ईश्वर से उपनिषद में किस विषय में कहा गया है? उत्तर आत्मा है। अगर आपको आउट प्रश्न पत्र लेना है तो हमारे जरूर ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरा नंबर यही है, स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। आउट प्रश्न के लिए आपको मिलेगा एग्जाम से 2 घंटा पहले, इस नंबर पर मैसेज करें, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। चलिए प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। आगे में क्या बोला जा रहा है? 10 में बोला जा रहा है सूक्ष्म के सूक्ष्म क्या है? तो उत्तर है आत्मा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेदव्यास। किसे बस में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्रस्तुत होता है? देवलोक का। चलिए प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा संशासित है? परमात्मा के द्वारा। नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती है? समुद्र में। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। ईश्वर क्या है? सत्य। किसके प्रभाव से विद्वान का शौक रहित होते हैं? इंद्रियों से। चलिए प्रश्न आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न आगे में क्या है? किसमें? सत्यलोक में विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक में। साधक किस को पार करते हैं? मृत्यु को। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? हिरणमय पात्र से। प्राणियों का हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में फाड़ देना है साफ एकदम। आप लोगों को मैं डेली प्रश्न कराता हूँ, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली प्रश्न पत्र मिलता रहे, ऐसा ऐसा VVI क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 28 में क्या है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद का। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? जीवों के शरीर की रूपी गुफा में। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? समुद्र से। किसका मुख सोने का पात्र से ढका है? सत्य का। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? परमात्मा में। वेद रूपी शस्त्र क्या है? नित्य। चलिए प्रश्न अगला की ओर चलते हैं। उपनिषद की कितनी संख्या होती है? 108। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दे उत्तर क्या है? श्रमणय पात्र को। वेदो हेमंत पुरुष महंत विद्यामन मंत्र किसका उपनिषद से लिया गया है? सवेता सवित्रोनिषद से। अनुयान महत्तमहयन किस मंत्र से किया गया है? कठोनिषद से। चलिए प्रश्न अगला की ओर बढ़ते हैं। 36 में क्या बढ़ जा रहा है? ईश्वर से कठोनिषद में किसके विषय में कहा गया है? सत्य का। कठोनिषद में किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष का। चलिए प्रश्न मेरा यही नंबर व्हाट्सएप नंबर, आप लोग बार बार स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। चलिए प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। 38 में कल है सवेताश्रोनिषद किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा को। पाटलिपुत्र पटना नाम कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किसने कहा कि पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज ने। पटना का पूरा नाम क्या है? उत्तर पाटलिपुत्र या पुष्पुर। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? 1000 वर्षों तक। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? 43 में पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा। पटना कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? चंद्रगुप्त के वंश में। मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। पाटल वर्ष
पुष्पों की रचनाधार पर पटना कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कैमुदी महोदय किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? दुर्गा पूजा। किस नदी पर गांधी का सड़क मार्ग बना है? उत्तर गंगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कैमोदी महोत्सव। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। चलिए प्रश्न अगले को बढ़ते हैं। आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि मेरे चैनल से वीडियो को जरूर आप लोग दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि सबका हेल्प इस बार एग्जाम में हो। चलो, गोलघर का निर्माण किसके लिए हुआ था? अनाज रखने के लिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। मुगल काल में किस उद्धार हुआ था? पटना का। गोविंद सिंह का संप्रदाय कौन से गुरु थे? 10वें। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कूटनीतम काव्य में कवि कौन है? दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा में कवि कौन था? राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र कहाँ है? पाटलिपुत्र। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक। विद्वानों ने पृथ्वी के तिलक किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र को। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? पाटलिपुत्र को। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम। भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनाया, ऐसा कहा था? पाटलिपुत्र को। सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र। चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। मुद्रा रक्षक केंद्र में किस शहर की प्राचीनता के लिए संकल्प किया गया था? पाटलिपुत्र को। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद कर लीजिए। इसको प्रिंट आउट जरूर आप लोग निकलवा लीजिए कंप्यूटर द्वारा। 10-5 रुपये लेगा, आपको निकाल देगा, आराम से आप लोग पढ़िएगा। चलिए 72 में क्या है? संजय गांधी जी उद्यान स्थित कहाँ है? पटना में। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति किस भाषा के कवि है? मैथिली भाषा के। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया था? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अलस कथा पाठ में किस दोष दर्शन गया था? मानव के। नीतिशकार आलस्य को मानते थे? शत्रु। चलिए प्रश्न अगले की ओर बढ़ते हैं। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? अलस कथा का। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर आलस्य का। सॉरी, इसका आंसर है 79 का आंसर ये है, आलस्य का। और मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। चलिए प्रश्न अगला की ओर चलते हैं। गरीबों की इच्छा भोजन कौन देता था? वीरेश्वर। अलसी कितने थे? 4 थे। भोजन का ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस्य के रूप में किनका धारण किया था? धूर्त लोगों ने। आलस कथा में आग किसने लगाई थी? नियोगी पुरुषों ने। चलिए प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलसियों की परीक्षा के लिए। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। अल आलसशाला में आग लगने पर अलसियों को कैसे निकाला गया? केस पकड़कर, यानी बाल पकड़कर। चलिए प्रश्न आगे की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है। खड़ेयों का रक्षक कौन थे? पति। बच्चों का रक्षक कौन होती है? माता। अलसियों का रक्षक कौन होते हैं? करुणी या दयावान लोग। अरे हल्ला कैसा है, किसने बोला था? प्रथम पुरुष ने। लगता है घर में आग लगी, ऐसा किसने बोला था? द्वितीय पुरुष ने। कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो
ऊपर कंबल डाल दे ऐसा किसने बोला था? तीसरे पुरुष ने। अरे वाचलो तुम लोग चुप हो जाओ ऐसा किसने बोला था? चौथे पुरुष ने। पुरुष की परीक्षा किस भाषा में लिखित है? मैथिली भाषा में। पुरुष की परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण का। कौन परिश्रम करना नहीं चाहता था? आलसी लोग। भूखा रहना और पसंद करते थे? आलसी सारे। घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा? आलसी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट था। तो इस बार एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छे से मार्क्स आएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हमारे पीडीएफ से आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। स्वागत है संजीव ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको ये याद कर लेते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ बोले आपका 20 नंबर कोई इसमें से नहीं छीनेगा। तो चलिए आपको 80% हमारे इस क्वेश्चन में से लड़ेगा। तो वीडियो को किसी तरीके में स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है तो देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपको हुई थी 1789 ईस्वी में। इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है आपको वियना में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं, अगले में क्या बोल रहा है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1815 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बोलते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपको क्या थी? बूबो बूबो वाइस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन में अगला की ओर बढ़ते हैं, अगले में क्या बोल रहा है। वियना सम्मेलन में मेजाबाई किसने थी? तो किसका थी तो मालूम है? मेटरनिक का था। समझे? चलिए सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। आपको कॉपी लेकर आप लोग बैठिए, कॉपी पर इसका लिख लीजिए, टाइम देंगे आप लोग की, क्या स्क्रीनशॉट इसको काट लीजिए। चलिए क्वेश्चन में आगे बोलते हैं, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो आपको मालूम है कि कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया के था। समझ रहे? ऑस्ट्रिया का था चांसलर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला में क्या बोल रहा है। वियना सम्मेलन द्वारा युगांत हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो मालूम है कि नेपोलियन के द्वारा आपको किया था। नेपोलियन के द्वारा किया था। चलिए क्वेश्चन में बोलते हैं, वियना सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, तो जो आपको शुरुआत हुई थी मेटरनिक युग में हुई थी, मेटरनिक युग में। चलिए क्वेश्चन में अगला बोलते हैं, 9 में क्या बोल रहा है। लुई 18वां कहा जाता है? तो फ्रांस का कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं, 10 में क्या बोल रहा है। चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। दोस्तों अगर हमारा पीडीएफ अगर अभी तक आप नहीं लिए, मेरा बैच चल रहा है, तो आप पीडीएफ लेकर जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको अधिक से अधिक आपको अगर नंबर उठाना है तो हमारे पीडीएफ को जरूर आप पढ़िए। चलिए हम क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला में क्या बोल रहा है। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो हुई थी आपको 1830 ईस्वी में हुई थी, आपको 1830 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से जरूर आपको लड़ेगा 20 क्वेश्चन 100% है कि लड़ जाएगा, गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी का हेल्प हो सके। चलिए 12 में क्या बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? वो था जो मेजनी था। चलिए क्वेश्चन वगैरह देखते बोल रहे हैं, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो हुआ था आपको 1814 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा सही से, 1814 ईस्वी में होता। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बो नारी से था, कार्बो नारी से था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगले में क्या है। यंग इटली का स्थापक नामक संस्था कब और किसने दी थी? तो उत्तर में क्या था? 1831 ईस्वी में मेजनी ने दिया था। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं, अगला में क्या बोल रहा है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था?
तो 1834 ईस्वी में मेजनी ने किया था। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। विक्टर मैनुअल किस प्रधानमंत्री को नियुक्ति किया गया था? तो काउंटर काबूर को। चलिए क्वेश्चन में अगला कर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है 20 में, गैरीबाल्डी पेशो का क्या थे? तो नाविक थे। चलिए काउंटर काबू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1870 से 71 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण में किनके योगदान था? तो मेजनी, काउंटर काबूर, गैरीबाल्डी इत्यादि। जर्मनी कितने राज्य में विखंडित था? 300 राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या बोल रहा है, हेगेल कौन थे? तो दार्शनिक थे। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क किसके विचार पर प्रभावित था? हेगेल से। रक्त एवं लौह नीति अवलंबन किसने था? वो बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन 30 में देखते हैं, सेडुआ युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है, सीडान युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पर्सा और फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए और क्या बोल रहे हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इरिनेपुर का संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावित होकर किस शासन में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान ने। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं। इटली जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? यूरोप महादेश में। 38 में क्या बोल रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध कौन सा देश था? तो था ऑस्ट्रिया। जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 40 में क्या बोला है, ज्वेलरी क्या संस्था थी? वो व्यापारियों की, मतलब वहाँ व्यापारी ज्यादा रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यूरोपवासियों को किस देश से साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान से था। 40 में क्या बोल रहा है, 42 में बोला है 1800 ईस्वी की एडियानो की पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? वो हुई थी तुर्की के साथ। 43 में क्या बोला है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। किसने अपनी कूटनीतिक बल से इटली की समस्याओं को संपूर्ण विरोध से समस्या बना दिया था? वो था कहाँ का? काउंटर काबू। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 में क्या बोल रहा है, गैरीबाल्टी का गठन किसने किया था? तो बाबू किया था गैरीबाल्टी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फ्रेंच इटली नामक का संस्था किसने किया था? तो किया था मेजनी ने। ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे होता है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण हुआ था? सेडान युद्ध के बाद। जर्मनी क्या थी? जर्मन का राष्ट्र प्रतीक। फ्रांस की क्रांति प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन वहां पे लागू था, इसी कारण हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? मेटरनिक ने बोला। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। 53 में क्या बोला जा रहा है, नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? टोटल 5 कोड थे। इटली की करने मसीहा कहा जाता है? तो मेजनी को। यंग यूरोप मैरिज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोपीय सभ्यता में पालन देश कहा जाता है? यूनान को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगले को। 57 में क्या बोल रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो हुआ था मेजनी के द्वारा।
चलिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या है, हंगरी की भाषा क्या है, मैंग्यार। चलिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन उत्तर हुआ था, वह संवैधानिक राजतंत्र। जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी को। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। इंग्लैंड की समाजवादी विचारधारा किस विकास किया था, सेंट साइमन ने। रॉबर्ट वन कहा जाता है उत्तरपति ब्रिटिश के। किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक है, रॉबर्ट ओवन ने। 66 में क्या बोला है, कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स सॉरी गलती से टाइपिंग हुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, उत्तर में 5 मई 1818 जर्मनी में हुआ था, फ्रांस के राइन टियर नगर में। 67 में क्या बोला जा रहा है, कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधिक शिक्षा प्राप्त की थी, उत्तर बोन विश्वविद्यालय में। कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ था, उत्तर में होता है 1843 ईस्वी में जेनी के साथ। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फेंडेल गर्ल्स में कब हुआ था, 1840 में पेरिस में। समाजवादी की घोषणा पत्र का प्रशासन कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, 1867 ईस्वी में। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। प्रथम राष्ट्रीय संघ कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। द्वितीय राष्ट्रीय का संघ कब हुआ था, 14 जुलाई 1889 में। राष्ट्रीय मजदूर दिवस किसको मनाया जाता है, 1 मई को। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस सम्राट। रूस में कृष्ण दत्त में किसके संपादित किया था, अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में। रूस जापान के युद्ध कब हुआ था, 1904 से 1905 ईस्वी में। खूनी रविवार कब हुआ था, 22 जनवरी 1905 को। पाने कैलेंडर में 9 जनवरी। 5 में क्या है, समाज कैसा वैसा जिसमें किसान मजदूर आम गरीब लोग शामिल हो सकते हैं, सरवारा वर्ग। चलिए दोस्तों अगला की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व कब हुआ था, चला था, कब से चला था, 1914 से 1918 के बीच में चला था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया, किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसको मनाया जाता है, 1975 ईस्वी में। भूमि शांति रोटी का नारा किसने दिया था, लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति की, बोल्शेविक हो गया है सॉरी गलती से टाइपिंग हो गया है। बोल्शेविक क्रांति किसे कहा जाता है, अक्टूबर की क्रांति को। ब्रेस्ट लिस्ट संधि किस 2 देशों के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रस्की ने। चेका क्या था, गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति घोषणा किसने की थी, लेनिन ने। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। संयुक्त संघ का विघटन कब हुआ था, दिसंबर 1991 ईस्वी में। कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय। समाजवाद दर्शन किससे बल देता है, आर्थिक समानता पर। भारत का स्वतंत्र हुआ था, भारत का स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 विश्व को। चलिए क्वेश्चन में गया तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का शासन गुलाम था, 200 वर्षों तक। क्वेश्चन में बोलते हैं, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है, उत्तर भारत को।
फूल डालो राज करो नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। हमारी सभी क्रियाओं में किनके हमें हमें आय प्राप्त होती कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। चलिए कुछ नहीं देखते हैं इसमें क्या है। सिक्के के अनुसार अर्थव्यवस्था जैविक प्रणाली है। उत्तर ब्राउन अनुसार। समाज में सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है, वो होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कुल कितने क्षेत्र में है? 3 क्षेत्र में है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिकी क्षेत्र में। उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को। बैंक बीमा किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था का है? पूंजीवादी। चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है? समाजवादी। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पड़ जाती है? मिश्रित। एक अर्थव्यवस्था में विशेषण दिया जाता है। उत्तर सामाजिक कल्याण पर। ब्रूलैंड आयोग किसके संधि है? सतत विकास से। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना का आयोग पद अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रथम योजना का आयोग पद अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना का आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग दिया गया था? नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में आर्थिक विकास का किसने दिया था नियोजन? योजना आयोग ने कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 8। भारत की प्रथम पंचवीय योजना कार्यालय था 1951 से 1956 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को।